ये 21वीं सदी अब सिर्फ मिसाइल्स और आर्मी से तय नहीं हो रही है, बल्कि इकोनॉमीज, फैक्ट्रीज, डेटा, सप्लाई चेन्स और ग्लोबल इन्फ्लुएंस से शेप हो रही है। और इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन के केंद्र में दो बड़ी ताकतें खड़ी हैं, चीन और भारत। एक पहले से ही ग्लोबल इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुका है, जबकि दूसरा तेजी से उस दिशा में बढ़ रहा है। ये कोई शोर शराबे वाला कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि एक साइलेंट और कैलकुलेटेड राइवलरी है जो दुनिया के प्रोडक्शन, ट्रेड और ग्रोथ के तरीके को बदल रही है। इस राइवलरी को समझने के लिए सबसे पहले स्केल को समझना जरूरी है। चीन की इकोनॉमी लगभग 19.4 ट्रिलियन डॉलर की है, जो भारत की करीब 4.1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी से 4 गुना से भी ज्यादा बड़ी है। परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से गैप थोड़ा कम होता है, लेकिन फिर भी चीन की लीड बनी रहती है। ये साइज सिर्फ नंबर्स तक सीमित नहीं है, ये ग्लोबल इन्फ्लुएंस में बदलता है। मजबूत ट्रेड नेटवर्क्स, एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम ने चीन को ग्लोबल प्रोडक्शन का बैकबोन बना दिया है। दशकों से दुनिया के ज्यादातर प्रोडक्ट्स चीन में बनते आए हैं, जिससे उसकी पकड़ ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर बहुत मजबूत हो चुकी है। लेकिन सिर्फ साइज फ्यूचर तय नहीं करता, ग्रोथ भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है, और यहीं पर बैलेंस धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। भारत की ग्रोथ रेट लगभग 6.5 से 6.6% के आसपास है, जबकि चीन की ग्रोथ धीमी होकर करीब 4.8% रह गई है। ये फर्क छोटा लग सकता है, लेकिन लंबे समय में इसका असर बहुत बड़ा होता है। भारत की ग्रोथ डोमेस्टिक कंजम्पशन, यंग पॉपुलेशन, डिजिटल एक्सपेंशन और इकोनॉमिक रिफॉर्म से ड्रिवन है। वहीं चीन की इकोनॉमी अब मैच्योर स्टेज में पहुंच चुकी है, जहां ग्रोथ नेचुरली धीमी हो जाती है। एक तरह से देखा जाए तो चीन पिछले दशकों की ताकत का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि भारत फ्यूचर पोटेंशियल का संकेत देता है। लेकिन इस ग्रोथ स्टोरी के नीचे एक बड़ा इम्बैलेंस छिपा हुआ है, जो इस राइवलरी की असली टेंशन को दिखाता है। भारत चीन से भारी मात्रा में इंपोर्ट्स करता है। हर साल भारत 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा का सामान चीन से खरीदता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं। दूसरी तरफ भारत चीन को सिर्फ 16 से 17 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है। ये एक बड़ा ट्रेड डेफिसिट बनाता है, जो भारत की इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी को दिखाता है। इसका मतलब ये है कि भारत की ग्रोथ अभी भी चीन की इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है, और ये डिपेंडेंसी सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक भी है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस के समय सप्लाई चेन्स प्रेशर टूल बन सकती हैं। ये इम्बैलेंस इसलिए भी है क्योंकि दोनों देशों के इकोनॉमिक मॉडल्स अलग हैं। चीन ने अपनी ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर बनाई। उसने इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी इन्वेस्टमेंट किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया और खुद को दुनिया की फैक्ट्री बना लिया। आज चीन स्मार्टफोन से लेकर सोलर पैनल्स, स्टील से लेकर सेमीकंडक्टर्स तक हर चीज बड़े स्केल पर प्रोड्यूस करता है। ये डोमिनेंस अब सिर्फ लो कॉस्ट पर नहीं, बल्कि एफिशिएंसी, प्रिसीजन और कंप्लीट सप्लाई चेन कंट्रोल पर आधारित है। वहीं भारत ने एक अलग रास्ता अपनाया। उसकी स्ट्रेंथ सर्विसेज सेक्टर में है। आईटी आउटसोर्सिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए भारत ग्लोबल नॉलेज इकोनॉमी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। बेंगलोर और हैदराबाद जैसे शहर ग्लोबल टेक इकोसिस्टम के केंद्र बन चुके हैं। इस मॉडल ने भारत को तेजी से ग्रो करने में मदद की, लेकिन इससे मैन्युफैक्चरिंग में गैप भी बना, जहां चीन अभी भी बहुत आगे है। अब ग्लोबल लेवल पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कई कंट्रीज और कंपनीज अब चीन पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाहती हैं। ट्रेड टेंशंस, जियोपॉलिटिकल रिस्क्स और सप्लाई चेन डिसरप्शंस ने ये दिखा दिया है कि एक ही देश पर ज्यादा निर्भर रहना कितना रिस्की हो सकता है। इसी से एक नई स्ट्रैटेजी सामने आई, चाइना प्लस वन, जिसमें कंपनीज चाइना के अलावा एक और कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग डाइवर्सिफाई करती हैं। इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा भारत को मिल सकता है। बड़ी वर्कफोर्स, कम लेबर कॉस्ट और इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण भारत एक ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया और PLI स्कीम्स जैसे इनिशिएटिव्स ग्लोबल कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। अब कई बड़ी कंपनियां अपनी प्रोडक्शन का कुछ हिस्सा भारत में शिफ्ट भी कर रही हैं, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन्स धीरे धीरे बदल रही हैं। लेकिन ये ट्रांजिशन आसान नहीं है। चीन अभी भी कई क्रिटिकल सेक्टर्स में मजबूत पकड़ बनाए हुए है। रेयर अर्थ मिनरल्स, इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन्स और रिन्यूएबल एनर्जी कंपोनेंट्स में उसका डोमिनेंस बना हुआ है। उसकी डीपली इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन्स को जल्दी रिप्लेस करना मुश्किल है। इसका मतलब ये है कि डाइवर्सिफिकेशन के बावजूद दुनिया पूरी तरह चीन से अलग नहीं हो सकती। साथ ही भारत को भी कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। मजबूत मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाने में समय लगता है, जिसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर,
पॉलिसी स्टेबिलिटी, स्किल्ड लेबर और एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स की जरूरत होती है। भारत ने प्रोग्रेस जरूर की है, लेकिन अभी भी कई क्षेत्रों में वो चीन से पीछे है। भारत चीन पर अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए उसे अभी भी चीन से इनपुट्स लेने पड़ते हैं। ये बैलेंस पॉलिसी डिसीजंस में भी दिखता है। 2020 के टेंशन्स के बाद भारत ने चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, लेकिन अब कुछ सेक्टर्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और रिन्यूएबल एनर्जी में धीरे धीरे ओपनिंग देखने को मिल रही है। ये दिखाता है कि इकोनॉमिक कंपटीशन और कोऑपरेशन दोनों साथ साथ चल सकते हैं। ग्लोबल लेवल पर ये राइवलरी और भी महत्वपूर्ण होती जा रही है। अमेरिका और उसके एलाइज भारत को चीन के मुकाबले एक स्ट्रेटेजिक काउंटरवेट के रूप में देख रहे हैं। ट्रेड एग्रीमेंट्स, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स और सप्लाई चेन कोलैबोरेशंस इसी दिशा में बढ़ रहे हैं। भारत के लिए ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन साथ ही एक कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग एक्ट भी है। भविष्य की बात करें तो इसका कोई एक निश्चित आउटकम नहीं है। चीन मैन्युफैक्चरिंग में अपनी डोमिनेंस बनाए रख सकता है। भारत अपनी ग्रोथ को तेज करके सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग दोनों में मजबूत बन सकता है। या फिर दुनिया एक ऐसे सिस्टम की तरफ बढ़ सकती है जहां दोनों देश अलग अलग क्षेत्रों में लीडरशिप करें। इस राइवलरी की खास बात यह है कि ये जीरो सम गेम नहीं है। दोनों देशों के पास ग्रोथ और इनोवेशन की क्षमता है, लेकिन उनकी कंपटीशन ग्लोबल सिस्टम्स को डीपली इन्फ्लुएंस करती है, चाहे वो ट्रेड रूट्स हों, सप्लाई चेन्स हों या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। अंत में ये सिर्फ भारत और चीन की कहानी नहीं है, ये ग्लोबल इकोनॉमी के एवोल्यूशन की कहानी है, जहां पावर एक रीजन से दूसरे रीजन में शिफ्ट हो रही है। और ये उन डिसीजंस की कहानी है जो फैक्ट्रीज, बोर्ड रूम्स और गवर्नमेंट्स में लिए जाते हैं, लेकिन जिनका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। क्योंकि ये कोई ऐसा युद्ध नहीं है जिसे आप देख सकें। इसमें ना कोई बैटलफील्ड है, ना एक्सप्लोजन्स, ना जीत हार के हेडलाइंस, लेकिन ये एक रियल वॉर है। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग और लॉन्ग टर्म विजन का वॉर। और इस साइलेंट इकोनॉमिक बैटल का परिणाम आने वाले समय में पूरी दुनिया का फ्यूचर तय करेगा।